हेलो व्यूवर्स, कैसे आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी टॉपिक के बुनियाद पे अगर आप जो है सही तरीके से इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे और गौर से इस पे जो है तवज्जो देंगे तो आपके जो है बहुत सारे जो मसाइल क्लिनिक पे ही हल हो जाएंगे। और ये टॉपिक जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी टॉपिक के बुनियाद पे और आगे चल के आपका जो है ना प्रोविजनल डायग्नोसिस भी बहुत ही अच्छा बनेगा और डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो भी बहुत ही अच्छा बनेगा। और आपने कौन कौन सी ड्रग्स जो है ना पेशेंट में लिखनी है वो भी आपका बहुत ही अच्छा जो है ना उसकी जान पहचान हो जाएगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी चाहिए। पेशेंट की हिस्ट्री की बुनियाद पे हमारी तकरीबन मोर देन 70% ऑफ केसेस में हमारा डायग्नोसिस बन जाता है। कभी कभार हमें जो है ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना पड़ता है। अदरवाइज जो है ना मैंने अपने कैरियर में यानी कि जब से मैंने क्लिनिक खोली है 28-29 साल हो गए, मेरे कैरियर में मेजॉरिटी जो है मैंने जो है ना क्लिनिकल हिस्ट्री की बुनियाद पे और एग्जामिनेशन की बुनियाद पे जो है ना डायग्नोसिस बनाया है। और मुझे बहुत ही कम जो है ना जरूरत पड़ती है इन्वेस्टिगेशन की। हाँ, कभी कभार ये होता है कि अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की नीड पड़ती है तो हम इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, अदरवाइज जो है ना हम इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखते और हमारा जो है ना डायग्नोसिस ही हमारा वो काफी हो जाता है। क्योंकि आपने जो है प्रॉपर अगर हिस्ट्री लेनी है और उसके बाद अच्छे तरीके से आपने पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है तो आपके जो है ना ढेर सारे मसाइल जो है ना हल हो जाएंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक के तरफ कि कैसे जो है ना मरीज की हिस्ट्री लेनी चाहिए। तो हमारे पास बैठा हुआ है पेशेंट, हम उससे पूछ लेते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान। ठीक ठाक है आप? फर्स्ट क्लास सर। आपका नाम क्या है? अली नवाज सर। अली नवाज है। आपकी उम्र कितनी होगी? तकरीबन 48 साल। 48 साल आपकी उम्र है। और आप लारकाना के हैं या बाहर के? सर बाहर की। कहाँ से आए आप? हमारा गांव है शरीफ खान। शरीफ खान में। तकरीबन 22 किलोमीटर है। अच्छा, वहां से आए हैं आप। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ सर में दर्द है। सर में दर्द रहता है। अच्छा, ये सर में दर्द कब से है? तकरीबन 1 माह हो गया। अच्छा, इसको जो है ना सर में दर्द है उसको तकरीबन 1 माह हो गया है तो हम इसको कहेंगे क्रोनिक हेडेक। अब इसको हम एक्यूट नहीं कहेंगे, यानी कि ये क्रोनिक हेडेक। अच्छा, ये कंप्लीटली सारे सर में दर्द होता है या पार्शल होता है? इस तरफ होता है या इस तरफ होता है या यहाँ पे होता है? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होती है यानी कि। अच्छा, 24 घंटे लगता है या कभी कभार होता है? न सर तकरीबन होता है। तकरीबन होता है। अच्छा, उसके बाद आपको नींद कैसी आती है? नींद भी सही आ रहा है, कभी नहीं सही आ रहा है। तकरीबन सही आ रहा है। नींद सही आती है, कभी कभार नहीं आती, मतलब मोस्ट लाइकली सही आती है। अच्छा, सारा दिन जो है ना मूड खराब ही रहता है या कभी कभार जो है ना तबियत में चिड़चिड़ाहट या बेचैनी होती है? सर वो भी कभी कभी, ऐसे नहीं, डेली नहीं हो रहे हैं। कभी कभार यानी कि जो है चिड़चिड़ाहट होती है ना, मन अक्सर जो है मूड में बेहतर रहता है, सही रहता है। अच्छा, दूर की और नजदीक की जो है नजर वो सही है? वो नजर होती है। अच्छा, सही है। अच्छा, कान में या यहाँ पे या डेंटिस्ट में कोई दर्द वगैरह या पेन वगैरह तो नहीं है? नहीं सर, ओके है। ओके, सब कुछ ओके, बिल्कुल सही है। खाना भूख वगैरह भी सही लगती है? वो भी सही है। वो भी सही लगती है। और कोई यानी कि पेशाब कितनी मर्तबा करते हैं? सर दिन में तो 2-3 मरतबा आ रहे, रात को 1 ही मरतबा आ रहे तकरीबन। पेशाब ज्यादा तो नहीं करते? नहीं। अच्छा, और प्यास कैसी लगती है? ज्यादा तो नहीं लगती? नहीं, वो भी नहीं, नॉर्मली लगती है? मौसम के हिसाब से। अच्छा, भूख ज्यादा लगती है या वो भी नॉर्मली लगती है? नहीं, नॉर्मल। नॉर्मली लगती है। और कोई तकलीफ तो आपको नहीं है सवाए सर के दर्द? सर के दर्द कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। अच्छा, आपके फादर या मदर को ब्लड प्रेशर या शुगर या जोड़ों का दर्द की कोई बीमारी तो नहीं थी? नहीं, बाबू के था वो ब्लड प्रेशर। बाप को क्या ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी? हाँ। उसकी गोली खाता था। हाँ, अब वो जिंदा है या नहीं? वो सर वो इंतकाल। वो इंतकाल कर गए, तो आपका बाप जो है इंतकाल कर गया है। अच्छा, उसको वो ब्लड प्रेशर की गोली खाता था? अच्छा, इस वक्त तो आपने कोई दवाई तो नहीं ली? नहीं, पहली मरतबा ही मेरे पास ही आए आप। और आपको जो है 1 महीने से जो है सर में दर्द है? हाँ सर, बस वैसे कभी टैबलेट वगैरह लेते थे, पेनाडाल वगैरह, बाकी कुछ कभी ब्लड प्रेशर की गोली वगैरह? नहीं, पेनाडाल बस। तो इसमें ये होता है कि नाजरीन कि हमने जो है क्रोनिक के हेडेक की जो पहले मैंने आपको
जो है काजेज बताए थे एक वीडियो में, तो उस हिसाब से हमने पहले इस पेशेंट की एज है तकरीबन 48 ईयर्स। तो सबसे पहले हम इसका जो है ना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे कि कहीं इसका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है। तो आपने पेशेंट को पहले तो खामोश रखना है, पीस रखना है, सुकून से रखना है। उसके बाद उल्टे हाथ पे जो है ना आपने पेशेंट को जो है ना कलाई पे ये जो है ना बांधनी है। अच्छा नाजरीन, इसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है। ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो तकरीबन है 160 और नीचे वाला जो है वो 120 है। तो इसका जो है ना ब्लड प्रेशर वो बढ़ा हुआ है और उसके साथ जो है दूसरी कोई भी ये फाइंडिंग दे नहीं रहा। अच्छा, सिगरेट स्मोकिंग आप करते हैं? स्मोकिंग करते हैं। अच्छा, ये सिगरेट स्मोकिंग करता है, शराब तो नहीं पीते? नहीं। शराब नहीं पीते। और कोई तकलीफ वगैरह कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है यानी कि। अच्छा, उसके बाद हम इसकी जो है ना आपने सिर्फ एक चीज मॉनिटर की है, वो ये है कि इसका बीपी बढ़ा हुआ है और इस पेशेंट को जो है ना ये स्मोकर है यानी कि स्मोकिंग करता है और नींद में भी इसको ऐसा कोई खलल है नहीं और तकरीबन मूड भी इसका जो है ना नॉर्मल ही रहता है और ऐसी कुछ और कोई अदर फाइंडिंग है नहीं और माइग्रेन की भी कोई साइन एंड सिम्टम नहीं, क्योंकि माइग्रेन में ये होता है कि पार्शियल हेडेक होता है, कभी कभार जो है बायलैटरल भी होता है, मगर उसकी जो है रिपीटेड हिस्ट्री मिलती है और उसमें जो माइग्रेन में जो बीपी होता है वो मोस्ट लाइकली पेशेंट का नॉर्मल होता है और वो किसी भी एज में हो सकता है और मोस्ट लाइकली माइग्रेन जो है ना वो औरतों में होता है, मर्दों में बहुत कम ही होता है। तो इसमें जो माइग्रेन के साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिलते, डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं मिलते। उसके बाद अगर हम देखें तो आ जाते हैं इसकी आइज की तरफ। आइज में हम देखेंगे तो इसकी आइज बिल्कुल जो है साफ है, तो इसमें यानी कि जॉन्डिस भी नहीं है और जो है रेडिश भी है, तो एनीमिया भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट ने खुद ही बताया कि इसकी जो ना नजर जो है ना नजदीकी भी और दूर की दोनों वो भी सही है, तो आईवीएन भी बिल्कुल सही है और मूड भी सही रहता है। और उसके बाद हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड की तरफ, तो इसका थायराइड ग्लैंड भी नहीं है, यानी कि आप इसका ग्वाइटर देखा वो भी नहीं है, यानी कि आपका पेशेंट हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म में भी नहीं फिट होता। और खांसी तो नहीं रहती? नहीं। खांसी भी नहीं रहती। तो इसके हिसाब से ये हो गया कि आपकी जो चेस्ट है वो भी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं आस्कल्टेशन की तरफ। आस्कल्टेशन आपने 4 जगह पे जरूर करनी है, खासतौर पे कार्डियो के हवाले से। एक यहां पे करनी होती है और दूसरी यहां पे करनी होती है और तीसरी जो है यहां पे करनी होती है और चौथी जो है वो आपने करनी पड़ती है यहाँ पे। इन 4 जगहों पे आपने आस्कल्टेशन करनी होती है कार्डियो के हवाले से। तो उसमें जो है ना आप देखेंगे कि हार्ट साउंड्स जो है ना वो नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, ठीक है, एक चीज। और उसके बाद आपने ये देखना होता है कि हार्ट रेट कितना है, अगर नॉर्मल है या ब्रेडिकार्डिया है या टेकीकार्डिया है। इसमें जो है ना पेशेंट का मैं हार्ट रेट देखता हूं, ठीक है। हम पल्स को देखते हैं। अच्छा नाजरीन, इसका जो हार्ट रेट है वो नियर बाय जो है ना 100 के करीब है, यानी कि 100 बीट्स पर मिनट जो है इसका हार्ट रेट है। तो इसका जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ा हुआ है और इसका जो है ब्लड प्रेशर वो भी बढ़ा हुआ है।
अब आते हैं हम इसकी चेस्ट की तरफ, यानी कि लंग्स की तरफ। तो आप ऐसा करें कि इधर मुंह करके और इस तरह से जो है गहरी सांसें लें, गहरी सांसें लें। पीठ दे। अच्छा नाजरीन, इसकी जो मैंने चेस्ट आस्कल्टेट की यानी कि लंग्स के हवाले से, तो इसको कोई भी यानी कि क्रेफ्ट्स वगैरह या रोंका या एबनॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है, नॉर्मल ब्रीथ ये पेशेंट ले रहा है। तो इसके मतलब ये होगा इसके जो लंग्स है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। हालांकि ये स्मोकर है मगर फिर भी इसको जो है ना कोई भी ऐसा कुछ नुकसान इसको नहीं हुआ जिसकी वजह से हम ये कहें कि जो है इसको जो है क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया है या ब्रोंकाइटिस हो गई है या ब्रोंकल अस्थमा हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, हम इसके हाथों को देखेंगे तो उसमें कोई ऐसी कोई चीज तो नजर नहीं है, चाहे वो पामर एरेदीमा हो वो भी बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसकी जो नेल्स देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि रेडिश कितने हैं, उसमें हमें पता चलता है कि एनीमिक पेशेंट है या नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं क्वालिनेकिया, बेटल नेल्स और क्लम्बिंग ऑफ नेल्स, और ये तीनों चीजें जो है इस पेशेंट में नहीं है। और एथेलिया भी इसकी नॉर्मल है, तो यानी कि एनीमिया भी नहीं है, बेटल नेल्स भी नहीं है, क्वालिनेकिया भी नहीं है, और जो है ना क्लम्बिंग ऑफ नेल्स वो भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एब्डामन की तरफ। एब्डामन में जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें ये अगर पेशेंट की जो है ना हिस्ट्री जो है ना उसमें ये हो जाता है कि अगर पेशेंट को कंप्लेन है बायलेटरल एंकल एडिमा या बायलेटरल आईलिड एडिमा हो, तो उसमें जो है ना आपको जो है ना ढेर सारी फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। आपके आंखों के गिर्द जो है ना यहाँ पे जो है ना पानी भर जाता है, जिसको हम कहते हैं बायलेटरल आईलिड एडिमा। और उसके बाद हम अगर एंकल की तरफ जाएंगे तो वहां पे भी एडिमा बन जाएगी, और ये एक्सपोज करती हैं यानी कि कार्डियो डिजीज को या जो है किडनी डिजीज को या लिवर डिजीज को। यानी कि अगर इन तीनों में से किसी को डिजीज हो तो इनमें जो है फाइंडिंग्स मिल सकती है, किसमें, कार्डियो डिजीज, लिवर डिजीज और किडनी डिजीज। मगर क्योंकि इस पेशेंट में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो मैं इस वजह से इसकी जो है एंकल एडिमा भी नहीं देख रहा, और आइज इसकी बिल्कुल नॉर्मल है, और असाइटिस का भी कोई साइन एंड सिम्टम्स इस पेशेंट में नहीं है, और ये फीवर की हिस्ट्री भी नहीं ले रहा। वरना मैं इसकी जो है ना यहाँ पे हमारी जो है ना स्पिलिन होती है, तो हम यहाँ पे जो है ना पेशेंट को लिटा के यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर जाते हैं और हम स्प्लीन जो है ना पल्पेट करते हैं, मगर ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे। और इसके बाद आप लिवर जो है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि इसको हेपाटोमेगाली तो नहीं है, या इस तरफ से जो है ना स्प्लेनोमेगाली तो नहीं है। और कभी कभी हमारे पास पेशेंट आता है एब्डामिनल पेन इन राइट इलैक फोसा पे, और वो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना पेशेंट को दर्द होता है, उसके बाद जो है वो दर्द जो है ना यहाँ पे स्प्रेड हो जाता है, और कभी कभार अम्बलाइकस के चौगर्द भी होता है। तो हम इसको जो है ना प्रोविजनल डायग्नोस बनाते हैं अपेंडिसाइटिस। उसके लिए हम जो है ना टेस्ट लेते हैं सीबीसी, यूरिन डीआर और अल्ट्रासाउंड ऑफ अपेंडिक्स या राइट इलैक फोसा। अच्छा, उसके बाद अगर खुदा न खास्ता हमारे पास पेशेंट आता है और उसको कंप्लेन है कि मुझे जो है ना यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे या यहाँ पे दर्द है, और वो दर्द रेडिएट होता है नीचे की तरफ, तो इसको हम जो है ना प्रोविजनल डायग्नोस बनाएंगे कि राइट यूरेट्रिक स्टोन
या राइट रीनल कैल्कुलाई। उसके लिए कंफर्म करने के लिए आपने क्या करना है कि अल्ट्रासाउंड केयूबी जरूर करवाना है, और उसके बाद आपने यूरिन डीआर जरूर करवानी है। कभी कभी यूटीआई की वजह से भी दर्द होता है, और कभी कभार स्टोन की वजह से भी दर्द होता है। कहाँ पे? किडनीज में, चाहे वो लेफ्ट साइड की किडनी हो, चाहे राइट साइड की किडनी हो, या यूरेटर आपका लेफ्ट साइड का हो, या यूरेटर आपका जो है ना राइट साइड का हो। और कभी कभी जो है ना अगर पेशाब की बंदिश हो जाए तो हम इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर कैल्कुलस या वेजाइकल कैल्कुलस। उसमें ये होता है कि मरीज को जो है ना पेशाब करने में तकलीफ होती है। उसके बाद एक चीज और भी आती है हमारे पास, खासतौर पे जो पेशेंट 50 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं, उनको जो है पेशाब की जो है ना फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ट्रिपलिंग और जो है ना ज्यादा बढ़ जाती है, और वो पेशाब को रोक नहीं पाते। मगर वो जब पेशाब करने जाते हैं तो उसका जो पेशाब आता है वो बहुत ही कम आता है। हालांकि उसको जो है तकलीफ बहुत ज्यादा होती है कि मुझे जो है ना ज्यादा पेशाब लगाए, मगर वो जब वो पेशाब करता है तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होती है। तो ये जो ना साइन है वो है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। तो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया को डायग्नोज करने के लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज कितनी है। अगर साइज बढ़ जाती है और वो जो है यूरेथ्रा को जो है वो कंप्रेस करता है, तो उसकी वजह से ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन या फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी जो है पेशेंट की बढ़ जाती है। ये साइन है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया या प्रोस्टेटाइटिस। मगर अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाएगा कि कभी कभार हमारी जो है ना प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। तो ये यानी कि साइन होती है। तो यहां से जो है ना वो बेनाइन जो है ना प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना बिलो दी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे से पे अखरोट की साइज जितना जो है ना ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका अगर साइज बढ़ जाए तो वो बेनाइन होता है। उसमें जो है ना कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स नहीं होती, और वो बेनाइन प्रोस्टेट, उसमें आप जो है ना ऑपरेशन करना चाहें वो भी आपकी मर्जी है। अगर कार्डिया या हाइड्रोजन टेबलेट देना चाहें या जो है दूसरी जो भी टेम्फ्लो आती है आप वो देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरे कहने का मतलब ये था कि कैसे आप जो है ना डायग्नोज बनाएं, हिस्ट्री कैसे ले, हिस्ट्री के बुनियाद पे आपने जो है ना अपना डायग्नोज बनाना है, और उसी डायग्नोज के बुनियाद पे आपने पहले प्रोविजनल डायग्नोज बनाना है। अगर आपको यकीन है कि मेरे पेशेंट को ये तकलीफ है तो आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है, अगर जरूरत नहीं है तो आप नहीं करनी। इसमें जो है ना पेशेंट को सिर्फ जो है ना हेडेक की कंप्लेन है और बीपी जो है ना बढ़ा हुआ है, पल्स भी बढ़ी हुई है, तो हमने इसको देनी है एक तो पेन किलर देनी है, उसके बाद हमने जो है ना कोई भी जो है ना रिलैक्सेंट देनी है जो आपके जहन को जो है ना रिलैक्स रखे, और उसके बाद सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स जरूर देनी है ताकि पेशेंट का जो है ना हार्ट रेट वो नॉर्मल हो जाए। अगर नींद नहीं आती तो आप जो है ना उसमें जो है ना कोई भी ट्रैंक्विलाइजर या हाइप्नोटिक ड्रग्स दे सकते हैं। और अगर आप चाहे, अगर पेशेंट को समझते हैं कि डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स हैं तो आप एंटी डिप्रेशन से दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप नहीं दे सकते। और आप चाहे तो इस पेशेंट को जो है ना एम्लोडिपिन भी दे सकते हैं, और कॉम्बिनेशन में जो है ना एम्लोडिपिन विथ जो है ना वेलसाटाटिन 80 मिलीग्राम आती वो भी दे सकते हैं, और सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स वो जरूर देनी है। और पेन किलर के लिए आपने जो है ना नेप्रोक्सिन सोडियम आती है उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, 550 मिलीग्राम बीडी डोज वो आपने देनी है। और जो है ना कुछ अरसे के बाद जैसे ही पेशेंट का जो है ना बीपी नॉर्मल हो जाएगा तो इसका जो सर का दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। उसमें यह होता है कि सबसे पहले आपने करवानी है ईसीजी, और अगर उसके बाद आप समझते हैं कि इको की जरूरत है तो आप इको करवा लें, मगर उसके बाद नहीं है तो ना करवाएं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप चाहें तो पेशेंट की फास्टिंग ब्लड शुगर वो करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो नीड है पेशेंट को तो आप उसकी जो है ना लिपिड प्रोफाइल जरूर करवा सकते हैं, क्योंकि हाइपर लिपिडीमिया की वजह से कभी कभार हमारे जो है ना पेशेंट को जो है ना ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उसमें आपने जो जैसे ही आपकी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल आती है तो आप रिलैक्स हो जाए। अगर बढ़ी हुई आती है तो आप उसको जो है ना रुवास्टेटिन वो दे सकते हैं। और अगर पेशेंट की उम्र जो है ना 40 से ज्यादा है तो आप एहतियातन जो है ना एस्कार्ड टेबलेट 75 मिलीग्राम आप वो पेशेंट को जरूर दें। और अगर पेशेंट को जो है ना इंडाइजेशन की कंप्लेन है
तो आप जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एसोमिप्राजोल, ओमिप्राजोल या लेंसाप्राजोल या वेनोप्राजोल आप कोई भी दे सकते हैं। तो ये होगा मेरा आज का टॉपिक कि पेशेंट की किस तरीके से हिस्ट्री लेनी चाहिए और उसी के बुनियाद पे आपने डायग्नोज बनाना है और उसकी बुनियाद पे आपने जो है ट्रीटमेंट करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड